हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब आ रहे होंगे और हाफ ईयरली ही नहीं, 10th क्लास के लिए तो अब हर एक मंथ में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मे बी हाफ ईयरली के बाद आपका एग्ज़ाम्स आएगा प्री बोर्ड 1, फिर एग्ज़ाम्स आएगा आपका प्री बोर्ड 2। तो ऐसे सच उसके बाद फिर फाइनल बोर्ड आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखा जाता है कि आपका जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें आप स्कोर कितना हाई करो, स्कोर किस तरीके से आप हाई कर सकते हो, इस चीज़ों को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स यूज करने हैं, सिर्फ 5 टॉपिक पर आपको ध्यान रखना है, 5 पॉइंट पर ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आप सोशल साइंस में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो अपने पेपर में। बाकी आपके इंटरनल में कितने मार्क्स मिलते हैं, जनरली इंटरनल्स में जो है स्कूल्स, अगर आप रेगुलर स्कूल्स होते हो, अगर आप टाइमली प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो स्कूल भी आपको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर देता है। बट जो थ्योरी का पेपर होता है, जो आपका एग्जाम्स में पेपर होगा, वो 80 आउट ऑफ 80 पाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है आपका कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू कर एक बारी देख लो कि पीवाईक्यू किस तरीके से क्वेश्चंस लिखा जाता है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो 23 से लेकर के 26 तक का पीवाईक्यू आपका सॉल्व होना चाहिए। और इसमें डेली आउटसाइड डेली 2 पेपर सॉल्व होना चाहिए। हर एक साल का 2 पेपर आपके पास सॉल्व होना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चंस देखते हो, पीवाईक्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? पीवाईक्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये हेल्प मिलती है कि आपको ये आइडिया लग जाता है कि एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो जैसे सीबीएसई ने इस साल बोला हुआ है कि 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। नो डाउट इससे पहले जो 26 का पेपर हो गया, 25 का पेपर हो गया, उसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है। जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़ा जिन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे या इवन एमसीक्यू में, जहाँ पे आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअल में होता ही है ये कि आपने जो पढ़ा है, उस चीज़ को आपने कितना अच्छे से एनालाइज़ किया है, उस चीज़ को लेकर के आप क्या उस टॉपिक का एप्लीकेशन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आपने आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, वो किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में वही चीज़ चेक करते हैं, राइट? तो पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या डेवलप होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेवलप होगी वो होगा आपका कि एग्जाम्स में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कोई बुक या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा सोशल साइंस के लिए स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं, जबकि देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दैट। हमारा टॉपिक ये था, चैप्टर 2 आज हमें करना था फेडरलिज्म। इसका क्वेश्चन करना था लास्ट 4 साल का, राइट? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेडरलिज्म चैप्टर हो गया या फेडरलिज्म के बाद जो चैप्टर हो गया, सारे चैप्टर को वन बाय वन हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। तो इस सीरीज में आज जो था हम इस सीरीज में आज हमें करना था फेडरलिज्म क्वेश्चन। तो 2023 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली दोनों का पेपर मिक्स है। तो यहाँ पे सिंपल सा देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है, वो है व्हिच कंट्रीज। ये दिल्ली रीजन का क्वेश्चन है, बोर्ड 2023 में आया हुआ है। व्हिच कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर। तो जैसा आपको मालूम है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर 2 टाइप का फेडरेशन होता है। तो कमिंग टुगेदर जो है वो कौन सी कंट्री में है? ये कमिंग टुगेदर यूएसए की है। और अपनी कौन सा फेडरलिज्म है? अपना जो है कौन सा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक्स बेसिक्स, राइट? फिर नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर साइंस एंड साइबर लॉ कम अंडर। ये पूछा गया है कि ये जो कंप्यूटर साइंस हो सॉरी कंप्यूटर साइंस हो गया या साइबर लॉ हो गया, ये क्या, ये नेशनल इश्यूज होते हैं। और नेशनल इश्यूज में अब ये देखा जाता है कि जिसपे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये एक चीज़ देखो, कंप्यूटर साइंस हो गया या साइबर लॉ हो गया, ये चीज़ें पहले मेंशन थी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअल में यही है। देखो अब ये चीज़ जो है यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझना है, ये आपकी बुक में नहीं है।
राइट, ना तो बुक में मेंशन है ना तो कहीं मेंशन है। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल समझो कैसे कैसे करना चाहिए। अभी तक आपकी बुक में ना तो मेंशन है कंप्यूटर साइंस, आपके 4-5 सब्जेक्ट जो हैं वही सिर्फ मेंशन है, यूनियन लिस्ट में है। और जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गया, राइट, रेलवे हो गया, ये सारी चीज़ें में भी मेंशन है, ये सारी चीज़ें मेंशन है आपके बुक में जो यूनियन लिस्ट में है। फिर स्टेट लिस्ट भी की कुछ चीज़ें मेंशन है। फिर रेसिडुअरी पावर, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो रेसिडुअरी पावर के लिए भी मेंशन है। लेकिन ये सब्जेक्ट जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस एंड साइबर लॉ, ये चीज़ें नहीं मेंशन है। तो साइबर, तो आपको ये थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए कि कुछ थ्रेट ऐसे हैं। साइबर लॉ एक प्रेजेंट, मतलब ये जो थ्रेट है ये लाइक नॉन कन्वेंशनल थ्रेट है। नॉन कन्वेंशनल थ्रेट ये होते हैं जो प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। मे भी हो सकता है 10 साल बाद कोई और थ्रेट आ जाए, राइट, कोई और चीज़ें जो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाए। तो यहाँ पे ये जानना चाहिए, जब ये चीज़ अभी नई आई हुई है तो इसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह, कोई किसी लिस्ट में मेंशन हुआ ही नहीं होगा। तो जो चीज़ें किसी भी लिस्ट में नहीं मेंशन रहती हैं वो किस में आता है, वो आता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में, राइट, जिसपे जो है स्टेट भी लॉ बनाता है और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है वो भी लॉ बनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा ही पूछा गया है, डिफरेंशिएट कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंस बताना था। इस क्वेश्चन को टेबल फॉर्मेट पे भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे कमिंग टुगेदर बोल सकते हो, यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर बोल सकते हो, राइट। तो इसके साथ आपको बताना था, जैसे यहाँ पे देखो बताया गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सा है, इसके साथ में देखो एग्जाम्पल भी मेंशन किया गया है। फिर कमिंग टुगेदर फेडरेशन कौन है, इसके साथ में एग्जाम्पल यहाँ देखा गया है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, सो ऑल यूनिट एंजॉय इक्वल पावर। अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड यूनिट ऑफन हैव अनइक्वल पावर। तो जिस तरीके से आपकी बुक में सेम लैंग्वेज इसमें भी लिखा गया है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सिंपल सा आपको जो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो सिंपल लाइन की होनी चाहिए, उसके बाद फिर सिर्फ फीचर बताने हैं फेडरलिज्म के क्या है। तो ये टू दी एनसीईआरटी बिल्कुल होना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि उसमें भी एनसीईआरटी में भी पॉइंटर फॉर्म में लिखा गया है। देयर आर टू आर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, सिंपल। डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट, द सेम सिटीजन बट ईच हैज इट्स ओन jurisdiction इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ legislation, taxation and administration. Jurisdiction of each tier are specified in the constitution, so their existence and authority are the constitutionally granted. Fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level. Such changes require consent of both level, central government and state government. Courts have the power to interpret the constitution and settle dispute between different level of government. तो ये सारे देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 पॉइंट्स इसमें होने चाहिए। तो इस तरीके का आंसर लिखने से आपको, ये सबसे पहली बात, इसकी वर्डिंग जो है टू दी एनसीईआरटी है, तो इस तरीके का आंसर लिखने से आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चांसेस क्या, मिलते ही मिलते हैं। तो फिर ये आउटसाइड, ये दिल्ली का पेपर है, 2023 का दिल्ली का था, और ये 2000 दिल्ली आउटसाइड का पेपर है। इसमें देखो एमसीक्यू में आज, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन व्हिच लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे लिस्ट जो है लॉ बनाती है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स होता है जहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट जो मेंशन ही ना हो, लाइक 2-3 लिस्ट होते हैं। सबसे पहला कौन सा लिस्ट होता है, सबसे पहला देखा जाता है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट, उसके बाद फिर कॉन्करेंट लिस्ट, फिर होता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे अब देखो, यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट, इस पे स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाती है। लेकिन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में देखा जाता है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन इट व्हिच सब्जेक्ट। ऑप्शन पूछा गया होगा, आंसर इसका रेसिड्यूरी सब्जेक्ट रहा है, राइट। तो इस तरीके से फेडरलिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये। ऊपर भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था जिसमें रेसिड्यूरी सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें पूछा था कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी जो है कौन से लिस्ट में इंक्लूड होगा। तो कौन से लिस्ट में इंक्लूड होगा, वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होगा। फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। सिंपल सा पूछा गया कि रेसिड्यूरी सब्जेक्ट होता क्या है।
these subjects are those subjects that are not mentioned in any of the three lists, union, state or concurrent. Example, new subjects like the computer software and cyber law. ये सब चीज़ें जो है मेंशन नहीं है रेसिडुअरी सब्जेक्ट में, या रेसिडुअरी सब्जेक्ट होता ही वो है जो किसी भी तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं होता है। उस पर लॉ कौन बनाती है? उस पर लॉ यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। फिर यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। बस टू मार्क्स का आंसर जो है सिर्फ आपको ऐसे ही लिखना है, राइट। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि वाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया, स्टेट एनी 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट। तो फेडरलिज्म इंडिया में सक्सीड क्यों हुआ, इसके लिए 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको लिखने हैं। तो वही सेम चीज जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर, राइट। फिर स्टेट और यूनियन और स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर जो था, राइट। फिर इसके बाद फिर लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के देखा जाएगा। सबसे पहले जो फेडरलिज्म हैज द लार्जली सक्सीडेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन है, सबसे पहला फीचर यही है और सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही है। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया। फिर अ फेयर लैंग्वेज पॉलिसी दैट गिव ऑफिशियल स्टेटस टू हिंदी विदाउट इम्पोजिंग इट एंड रिकॉग्नाइज मेनी रीजनल लैंग्वेजेस। जैसे अपने यहाँ पे कोई भी जो है नेशनल लैंग्वेज है नहीं, तो लेकिन हिंदी को क्या हम लोगों ने यूज़ किया, हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये 3 फीचर ऐसे रहे हैं जो हमारे फेडरलिज्म को काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखे। फेडरलिज्म कहने का ये मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 2 अलग अलग पावर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ भी दोनों जो है एक साथ काम करते हैं, राइट। फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप टेकन टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू 1992 में क्या चेंजेस हुआ था? 1992 में देखते हैं हम लोग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसमें हम लोग 2 तरीके का होता है, एक कौन सा, रूरल लोकल गवर्नमेंट, और एक दूसरा होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, राइट। तो ये 1992 में चेंजेस हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था जिसमें रूरल लेवल का गवर्नमेंट देखा जाता है और एक अर्बन लेवल की गवर्नमेंट देखी जाती है। तो सिंपल सा इसमें टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन फीचर्स पूछा गया है, किसके थ्रू आया हुआ था ये जो है हम लोग देखते हैं, ये 73rd और 74 जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए था और 74 जो है रूरल लेवल गवर्नमेंट के लिए था, ये अर्बन लेवल गवर्नमेंट के लिए था। सिंपल सा फीचर्स पूछा गया है, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। आपकी बुक में है, सीट्स आर रिजर्व इन द, सीटें रिजर्व होती हैं। फिर 1/3 वेमेन के लिए रिजर्व सीट होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये बेसिक चीजें जो है आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। 2024 का पेपर देखते हैं। ये जो है दिल्ली रीजन का पहला क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट सिंपल सा पूछा गया है कि कौन सा इसमें यूनियन लिस्ट में है, तो यूनियन लिस्ट में फॉरेन अफेयर आता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, एक्सप्लेन द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सिंपल से सब्जेक्ट जो पूछा गया वो पूछा गया है कि कौन कौन से पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में क्या आता है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, राइट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा आपका? पुलिस हो गया, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सारा स्टेट गवर्नमेंट है। कॉन्करेंट लिस्ट में देखा जाता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। तो ये आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, आती भी हैं ये सब। फिर एनालाइज करना है, लिंग्विस्टिक स्टेट हैव मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड ईजियर टू एडमिनिस्टर। यही सेम 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, बस वहाँ पूछा गया था कि फीचर्स किस तरीके से हमारा जो फेडरलिज्म है वो सक्सीडेड है, किस तरीके से हमारा फेडरलिज्म काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतर फेडरलिज्म है, राइट। तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट का होना अपने आप एक फीचर था। जो अपना अच्छा फेडरलिज्म है उसका अच्छा होने का रीजन जो है वो लिंग्विस्टिक स्टेट का बनना भी है, राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखते हैं वो ये है हमारा कि यहाँ पे इसी सेम स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए 3 मार्क्स में पूछा गया है, इसका आंसर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये है स्टेट बाउंड्रीज वेयर रीड्रॉन सो दैट पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। फिर इट वाज द फर्स्ट एंड मेजर स्टेप टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन became easier because boundaries match cultural and linguistic identities, right। इस तरीके के पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में लिखने की जरूरत होती है। फिर 2024 आउटसाइड दिल्ली का पेपर है ये।
इस पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन, अब वहाँ पे स्टेट यूनियन लिस्ट में पूछा, यहाँ पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में पूछा कि कौन लॉ बनाता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको मालूम है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाती है। फिर ये 4 मार्क्स का, जो 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो ये आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर जैसे आता है वहीं देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है यहाँ पे कि एक्सप्लेन 5 फीचर ऑफ थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द 1992 अमेंडमेंट। 1992 जैसे मैंने बताया अर्बन और लोकल, अर्बन रूरल लेवल की गवर्नमेंट एक बनाई गई थी और एक अर्बन लेवल की, राइट। अब सिंपल सा यहाँ पे पूछा गया है फीचर्स। रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर नो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी। एसटी एससी ओबीसी को रिजर्वेशन देना जरूरी है। 1/3 वेमेन को रिजर्वेशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। ग्राम सभा हैज बीन एस्टैब्लिश एज द बेसिक लोकल डेमोक्रेसी। ये सारे पॉइंट्स जो है आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। फिर 2025 का पेपर देखते हैं। 2025 का दिल्ली रीजन का पेपर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हिच सब्जेक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो आपने जो एमसीक्यू देख रहे हो, इस एमसीक्यू में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देखो, सिर्फ यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, फिर कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं। अब इसके साथ यूनियन लिस्ट किस पे लॉ बनाती है, स्टेट किस पे लॉ बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है, राइट, और रेसिडुअरी पावर किसके हाथ में रहती है। बस इन्हीं से ही एमसीक्यू इस चैप्टर से कंटिन्यूअस आ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये टॉपिक। कोई सब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। बैंकिंग जो है स्टेट लिस्ट में नहीं, बैंकिंग जाहिर सी बात है क्या यूनियन गवर्नमेंट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है। फिर 2 मार्क्स का स्टेट टू रीजन वाई नो सिंगल ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज वाज चूजन फॉर इंडिया। नो सिंगल लैंग्वेज वाज चूजन बाय द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। Hindi was mother language of only about 40% of them, so imposing it would have alienated Hindi speakers। मतलब अगर हमने जो हमारा ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज अगर हिंदी अगर हम ऑप्ट कर लेते तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे ये प्रॉब्लम होती है जो श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई है जी। क्यों, कैसे, जो बहुत सारे स्टेट अपने यहाँ पे बहुत डाइवर्स अपनी कंट्री है लैंग्वेज के बेसिस पर, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। तो अगर जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, नेशनल लैंग्वेज बनाने के बाद वहाँ पे हिंदी इम्पोज की जा सकती थी, राइट। तो जाहिर सी बात है जो लोग हिंदी नहीं बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे हिंदी इम्पोज की जाएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था, और सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो थे वहाँ पे गवर्नमेंट ने 1956 में सिन्हाला को जो है नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है, जबकि वहाँ की बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी ऐसी थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिन्हाला नहीं बोलते थे, राइट। तो इसलिए जो है हम लोगों ने नेशनल लैंग्वेज जो है हिंदी ऑप्ट नहीं किया। कोई भी इवन अपने यहाँ कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इंस्टीड गेव हिंदी एज अ स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश अपने यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। कोलिजन गवर्नमेंट हैव स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया सिंस 1990। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है कि फेडरलिज्म जो है 1919 के बाद जो है कोलिजन गवर्नमेंट काफी, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी आपस में मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसी को कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। सिंस 1990 नो सिंगल पार्टी हैज वन मेजॉरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में जब किसी की मेजॉरिटी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं पाती, तो ऐसे केस में देखा जाता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टी आपस में मिल करके जो है मेजॉरिटी गेन करते हैं और वही जो है फिर एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ऐसे केस में देखा जाता है 1990 के बाद लोकसभा में कभी मेजॉरिटी आई नहीं, सबसे पहला रीजन ये था। फिर इसके बाद ये देखा जाता है कि रीजनल पार्टीज हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्टनर इन कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। This has forced central government to be more sensitive to demand for the different state strengthen federal sharing power। ये रीजन थे। फिर 5 मार्क्स में आया था कंपेयर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ यूएसए एंड इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया और यूएस का फेडरल स्ट्रक्चर कंपेयर करना था। तो इसके साथ साथ कुछ सिमिलरिटीज बतानी थी और कुछ डिफरेंशिएशन बताना था। तो सिमिलरिटी क्या है, बोथ फेडरेशन विद पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट अंडर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और पावर डिवाइड है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सिमिलरिटी क्या है, बोथ हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दोनों के पास जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिया की भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, यूएस की भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और जुडिशरी का काम क्या होता है कि अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। डिस्प्यूट अगर कोई आता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो उसको रिजॉल्व करना। नेक्स्ट है डिफरेंट, यूएसए इज कमिंग टुगेदर और इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिया का जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर फॉर्म में आता है और यूएस का जो फेडरलिज्म है वो कमिंग टुगेदर फॉर्म में आता है। फिर डिफरेंस है, ऑल स्टेट इन यूएसए
इक्वल पावर, वाइल इन इंडिया सम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैव ए स्पेशल पावर। जैसे मान लो आपको आर्टिकल 371 में देखा गया था कि नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हो गए, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे स्टेट, इनको स्पेशल पावर दी गई है, राइट। लेकिन उसी जगह यूएस के जो 50 स्टेट है, वहाँ पे कोई भी जो है डिफरेंट, वहाँ पे क्या है कि सारी स्टेट इक्वल पावर दी गई है, अपने आप कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दी गई है। स्पेशल पावर इसलिए दी गई है क्योंकि वो काफ़ी बैकवर्ड स्टेट है, राइट। वहाँ पे इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे एजुकेशन की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, वेलफेयर, काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम है। इसी वजह से वहाँ पे जो है उनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। फिर इसके बाद देखा जाता है, नेक्स्ट हमारा है 2025 का आउटसाइड का पेपर। इसमें यूनियन लिस्ट इंक्लूड, देखो बारी बारी एमसीक्यू सिर्फ इतना आ रहा है कि यूनियन लिस्ट में क्या है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या होता है, फिर यूनियन किस पे लॉ बनाता है, स्टेट किस पे लॉ बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन लॉ बनाता है, रेसिडुअरी पे कौन लॉ बनाता है। बारी बारी क्वेश्चन यही रिपीट हो रहा है एमसीक्यू में इस चैप्टर से लास्ट 4 सालों से, तो मे भी हो सकता है 27 में भी इस यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हों। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरल सिस्टम। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर जुडिशरी का रोल क्या होता है, जुडिशरी जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करती है, राइट। पहला पॉइंट भी आपका यही मेंशन किया गया है कि जो है जुडिशरी एक्ट एज ए अंपायर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट एज ए हाईएस्ट कोर्ट हैज अ फाइनल पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है इसका फाइनल इंटरप्रेट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है, राइट। फिर इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर, जब कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में है किस लिस्ट में नहीं है, जब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व करता है इसको, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्क है फेडरेशन में। नेक्स्ट है, इंडिया इज अ फेडरल येट पावर इज सेंट्रलाइज्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है, राइट। इंडिया इज ए फेडरल येट पावर इज सेंट्रलाइज्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल, जैसे देखा गया था कि गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, एंड नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड अलाउइंग सेंट्रल इन्फ्लुएंस। अब इसमें ये क्वेश्चन ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन समझने के बाद क्वेश्चन पढ़ो तो इसमें ये इंडिया फेडरल है, स्टिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको आंसर्स में ये बताना है, डिस्कस करना है कि यस इंडिया जो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं अपनी कंट्री में, गवर्निंग प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, राइट। वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखना भी है, जैसे गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नर का काम सारा कहाँ पे रहता है, स्टेट्स में रहता है, तो राइट। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ही जो है गवर्नर जो है क्या करता है, वर्क करता है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस आईपीएस, ये सारी सर्विसेज जो हो गई, ये इस पे जो है यूनियन एंड स्टेट इंश्योरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर सीनियर ऑफिशियल्स, ये जाहिर सी बात है कि ये यूनियन सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, और इस पर जो कंट्रोल किसका रहता है, इस पर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। फिर थर्ड है, अंडर इमरजेंसी प्रोविजन, जब इमरजेंसी लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट आर क्रिएट अ न्यू स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी। द यूनियन लिस्ट कंटेन मोर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग सेवरल इंपॉर्टेंट वंस एंड सेंटर ऑल्सो होल्ड द रेसिडुअरी पावर। तो ये सारा चीज़ ये दिखा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेरेटिवली स्टेट गवर्नमेंट से। इसीलिए जो है अपने यहाँ पे बोला गया है कि अपने यहाँ फेडरेशन तो है लेकिन फिर भी जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है थोड़ी सी। फिर 2026 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2026 का दिल्ली रीजन देखते हैं हम लोग। इसमें एमसीक्यू, व्हिच अमेंडमेंट मेड द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो जैसा कि 73rd एंड 74th ये कब पास हुआ था, 1992 में, राइट। सेम आंसर्स आपको यहाँ पे लिखा गया है। फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत स्टेट इट्स कंपोजिशन ब्रीफली। ग्राम पंचायत इज a local government body for a village or a group of villages forming the basis of the Panchayati Raj system. It consists of several ward members called panch and president or a sarpanch, all directly elected by the people of village. सिंपल सा डेफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी में है वही सेम यहाँ पर भी है। 3 मार्क्स, क्राइब एनी 5 फीचर ऑफ फेडरलिज्म, हाउ इट डिफर फ्रॉम द यूनिटरी सिस्टम। सिंपल सा क्वेश्चन आपके 2024 में अभी हम लोग सॉल्व किए हैं कि फीचर्स पूछा गया, जहाँ पे आपको टू द पॉइंट जो एनसीईआरटी में पूछा गया वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखना था।
राइट। फीचर, पहला फीचर दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है। दूसरा फीचर होता है कि सारी गवर्नमेंट की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन पावर होती है, राइट। अपने एरिया में वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, टैक्सेशन लगा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग देम अ गारंटीड एग्जिस्टेंस। फिर बेसिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द वन लेवल अलोन, बोथ लेवल रिक्वायर मस्ट बी एग्री। डिफरेंस फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम, राइट। तो ये सारे फीचर हमारे जो हैं किसके हैं, सीबीएसई का एग्जाम से ये आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन है। इस आउटसाइड पहला क्वेश्चन, मैरिज एडॉप्शन सक्सेशन कौन सी लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में। देखो सिर्फ एमसीक्यू में आपको इतना जानना है कि यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, इसके साथ रेसिडरी, ये कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन इस पे लॉ बनाता है, इसी से क्वेश्चन बारी बारी रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट डील कर सकते हो। वहाँ पे आपको आंसर्स बताने, जो 2 मार्क्स के होते हैं उनके आंसर 2 नंबर में लिखने हैं, और जो एक एक मार्क्स होते हैं उनके एक एक लाइन में भी लिखे जा सकते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स में आया हुआ है, examine how creation of linguistic state affected national unity and administration. State boundaries were redrawn to match the boundaries of different languages, an idea that many originally feared would divide the country. It was the first major test for the democratic politics in independent India. Contrary to fear, it made the country more united and administration easier since it matched the political and cultural linguistic boundaries. It increased people's participation in the governance as they could interact with government in their own language. It reduced regional resentment and demand for the separate and statehood based on language. तो ये सारे क्वेश्चंस रहे आपके फेडरलिज्म चैप्टर के 2023 से लेकर के 2026 तक 2 साल की। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। And thank you so much for watching and keep supporting. Thank you so much.